हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो ऑडिटिंग का पूरा रिवीजन किया था, है ना। आज हम ऑडिटिंग के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले आप जाइए ऑडिटिंग का जो पूरा लगभग 48 मिनट का लेक्चर है उसको देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को लगाइएगा और बनाइएगा ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वही वो काम आप कर लीजिए, फिर मिलते हैं। अभी हम लोग शुरू करते हैं क्या आपके क्लासेस में ये वाला एमसीक्यूज। आइए तो चलते हैं, कहाँ क्लास में चलते हैं। और क्लास में चलने से पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कॉमर्स वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, बाय NWB लिखा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें ये लोगो आपको दिख रहा होगा, इस लोगो में को देखकर आप ज्वाइन करिएगा। आइए एमसीक्यू ऑन ऑडिटिंग करते हैं क्या एमसीक्यू। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्या है, बोल रहा था टर्म ऑडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, क्या था जी सर? ये तो बेसिक है, बहुत बेसिक है। क्या था? ऑडायर, जिसका मतलब क्या होता था? टू हियर। ये पहला लाइन है क्लास का, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लास तो उसका ये पहला यही वाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑडायर। चलिए तो नेक्स्ट चले जी सर। क्या रहा है, द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वेरी इसेंशियल, बहुत जरूरी है। एंड सच ऑथेंटिसिटी ऑफ अकाउंट्स कैन बी एश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ, बताओ क्या कह रहा है? फिर से चलो हिंदी में एक बार पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं। वित्तीय विवरणों की प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है और खातों की ऐसी प्रामाणिकता को एक की सहायता से सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या, कौन सा है, क्या चीज है वो? क्या वो इंटरनल ऑडिट है? सर इंटरनल ऑडिट से इसका ऑथेंटिसिटी कैसे आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? ये तो इंटरनल है, इंटरनली में घपला कर देगा। परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट होगा। अगर स्वतंत्र तरीके से ऑडिट करेगा तो ही वो क्या होगा, उसकी ऑथेंटिसिटी निकल के आएगी, वो ऑथेंटिक बन पाएगा। तो आंसर इज थर्ड, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में चले जी सर। क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद सपोर्टिंग वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर, गलती को रोकने के लिए, एंड फ्रॉड इज द मेन फंक्शन ऑफ। बोल रहा है एग्जामिनेशन करना किसका? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो वाउचर्स के साथ, वाउचर लेके जो वाउचर मिला होता है ना उसके साथ, एंड डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट, डिटेक्ट करने के लिए, गलती को रोकने के लिए और फ्रॉड को सही करने के लिए। तो उसका मेन फंक्शन, ये किसका मेन फंक्शन है? क्या अकाउंटेंट का? सर बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट का? बिल्कुल नहीं। कंपनी के डायरेक्टर का? नहीं। ये सारे काम ऑडिटिंग के हैं, है ना। देखिए हिंदी क्या कह रहा है, त्रुटि और धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए सहायक वाउचर और दस्तावेजों के साथ खातों की पुस्तकों की जांच करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य कार्य जो इतना सारा है वो किसका है? अंकेक्षण है। इसको क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। चलिए ऑडिटिंग आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चलें सर, बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिएगा, कह रहा है ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट दैट अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द गैप एंड प्रेजेंट अ डैश। कह रहा है ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि भाई साहब वो अकाउंट जो है वो जो प्रिपेयर किया गया वो गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार बना है कि नहीं बना है, और जो प्रेजेंट करता है क्या वो क्या होता है? वो प्रेजेंट करता है क्या? करेक्ट व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन? नहीं। ऑथेंटिक व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन? नहीं। ए बी, जब ए और नहीं बी नहीं तो ए भी नहीं, तो उसका सही क्या होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, की क्या वो सही और एकदम फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं। लेखा परीक्षक को यह रिपोर्ट करनी होगी कि खाते गैप के अनुसार तैयार किए गए हैं और एक व्यवसाय संचालन का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। बात समझ आई जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? देखिएगा, कह रहा है ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ क्या? नन ऑफ दीज ना, ए और बी दोनों तो नहीं हो सकता, एक होगा तो ये भी गलत। नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सर ये तो नहीं हो सकता। किसका? फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो सारी चीजें होती है। तो आंसर ये हो गया 5 का ए। कह रहा है
क्या, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में है सर, बिल्कुल आइए। कह रहा क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू इनेबल एन ऑडिटर टू डैश ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए कह रहा वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का उद्देश्य एक लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरणों पर डैश सक्षम बनाता है। किस चीज पर, क्या कंप्लीशन एंड ऑफ ऑडिट, क्या ये ऑडिट कंप्लीशन पर? सर ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो किस पर बनाता है सर? क्या ये ओपिनियन देता है? जी सर, ये रिपोर्ट देता है। कब? ऑडिटर जब कंप्लीट कर लेता है तो उस पर एक रिपोर्ट बनाता है, या ऑडिटर क्या करता है, ओपिनियन देता है। तो ये एक्सप्रेस कर सकता है ओपिनियन को। चेक द ट्रांजैक्शन, ये तो करता ही है। चेक फ्रॉड, ये भी करता है। लेकिन जो ऑडिटर फाइनली स्टेटमेंट बनाने की बात करता है, वो काम क्या करता है, एक्सप्रेस करता है ओपिनियन को। तो ये यहां नहीं होगा, राय व्यक्त करें, है ना, एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चले जी सर। कह रहा ऑडिटर हैज टू कंपेयर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट विद द, किसमें, किसे किसे बताओ, किससे किसे करना पड़ता है? कहता है ऑडिटर को कंपेयर करना पड़ता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अदर स्टेटमेंट विद दी बैंक स्टेटमेंट नहीं, कैश बुक नहीं, ए भी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट से और सपोर्टिंग वाउचर से। तो उसके वाउचर्स मिलेंगे तभी तो मिला के देखेगा कि भाई खर्चा हुआ वो सही हुआ या नहीं, और बुक्स अकाउंट से ये पता चलेगा कि जो बैलेंस शीट में एसेट दिखाया गया वो सही है या नहीं है। तो चलिए ये आंसर क्या होगा, खातों की किताबें और सहायक वाउचर। मैं हिंदी पढ़ दूं क्या? ऑडिटर को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अन्य स्टेटमेंट की तुलना करनी होगी खातों की किताबें और सहायक वाउचर से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 चले। कह रहा है जनरली एन ऑडिटर नीड्स टू रिलीज द रिपोर्ट अप टू, सर कब? क्या ये एंड ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड? नहीं। इनफिनाइट पीरियड टाइमलेट? नहीं। अनस्पेसिफाइड? नहीं। ये होता है एक स्पेसिफाइड टाइमलेट के लिए, साल भर के लिए होता है ना, हम लोग टाइम बनाते हैं ना 1 साल का जी, उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इंप्लाइज सिस्टमैटिक क्रिटिकल एंड स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस फॉर किसके लिए? जांच से तात्पर्य किसी व्यवसाय के रिकॉर्ड की व्यवस्थित आलोचनात्मक और विशेष जांच से है। जिसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब है स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशिष्ट उद्देश्य से किया गया। तो स्पेसिफिक पर्पस आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय, किसके द्वारा? कॉस्ट अकाउंटेंट ना, कंपनी सेक्रेटरी ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है जो ऑडिट से रिलेटेड होती है। तो क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में चले सर, बिल्कुल चलिए। क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज द ड्यूटी ऑफ डैश to audit the receipt and expenditure of the union government and state government। भाई साहब गवर्नमेंट का ऑडिटर कौन होता है? उसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक्सटर्नल नहीं होगा, सेक्रेटरियल ऑडिटर नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा, ये होगा आंसर डी। चलिए ये बात सब मैंने पढ़ा रखा है, जो पढ़ के रखा होगा ना मेरा क्लास, वो उसको तो भाई साहब एक एक बार में समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट इज दैट इट स्टार्ट्स व्हेन, बोलता है आंतरिक ऑडिट की सीमा यह है कि यह कब शुरू होता है। बताओ कब शुरू होगा जी, हैं कब शुरू होगा? भाई साहब पहले इंटरनल ऑडिट होता क्या है सर? इंटरनल ऑडिट वो होता है जो कंपनी के इंटरनल सीए करते हैं या इंटरनल अकाउंटेंट करते हैं, है ना, ऑलरेडी करता है। क्यों किया जाता है इंटरनल ऑडिट? ताकि आपका जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसको सही तरीके से रिव्यू मिल सके। यहां कंपनी इंटरनल ऑडिटर अपने बेनिफिट्स के लिए रखती है कि ताकि अगर सब कुछ ठीक से चल रहा होगा तो फिर एक्सटर्नल ऑडिटर जो आएंगे वो अच्छा ट्रू और फेयर रिव्यू दे पाएंगे। तो जब ये अकाउंटिंग खत्म होता है तब जाके क्या होती है सर? आपका ये इंटरनल ऑडिट स्टार्ट होता है। तो कह रहा है एरर्स आर डिटेक्टेड तब नहीं, एरर्स आर सस्पेक्टेड तब, एरर्स रिमेन्स अनडिटेक्टेड तब नहीं। अकाउंटिंग एंड जब सारा अकाउंट्स खत्म हो जाता है तभी हम ऑडिटिंग का काम शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चले। कह रहा था पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू एग्जामिन दी, क्या क्या एग्जामिन करना होता है भाई बताओ सर? ऑडिटिंग पॉलिसीज ना, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को ये देखना होता है कि भाई इंटरनल ऑडिट जो है वो सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करता है कि क्या सारी पॉलिसीज गैप के अनुसार की गई हैं या नहीं की गई। तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्या था पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट इज टू कीप प्रॉपर कंट्रोल।
तो क्या बोला, आंतरिक लेखा परीक्षा का उद्देश्य उचित नियंत्रण रखना है। द पर्पस क्या है इंटरनल ऑडिट का, प्रॉपर कंट्रोल रखना किस चीज में, देखिए आइए, ओवर अकाउंटिंग एक्टिविटीज नहीं, ओवर ऑडिटिंग एक्टिविटीज नहीं, ओवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज नहीं, ओवर बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये बात भाई सही है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज अगर सही रहेगा, कंट्रोल रहेगा, तभी इंटरनल ऑडिट आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो ये तो बात सही हो गई, आंसर डी। चलिए, द इंटरनल ऑडिटर ऑफन कंडक्ट्स डैश दैट में encompass सेवरल ऑन ए रोटेटिंग बेसिस। क्या क्या चीज है जो रोटेटिंग बेस पे कर रहा है, आंतरिक लेखा परीक्षा अक्सर संचालन करता है जिसमें घूर्णन आधार पर कई कार्य शामिल हो सकते हैं। तो बताओ कई कार्य शामिल क्या होगा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक ऑडिट्स। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, टाइम टू टाइम पे होते रहता है ऑडिट्स, है ना। तो ये इंटरनल नहीं है, वर्क बेनिफिशियल नहीं है और कंटिन्यूअस ऑडिट भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ कैजुअल वैकेंसी आर वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू। सर रेजिग्नेशन की वजह से होता है, डेथ की वजह से होता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से होता है, यानी कि ऑल ऑफ डी आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट, who may appoint an auditor in a casual vacancy arising due to resignation of auditor। अब भाई साहब जब ऑडिटर का रेजिग्नेशन देगा तो कौन जो है, सॉरी कब जो है वो वैकेंसी अपॉइंट कर पाएगा, तो बोला कंपनी जो होगी जनरल मीटिंग में इसको अपॉइंट करेगी। ये बात मैंने क्लास में बता रखी है, लास्ट क्लास में, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में ये बैठेगा, है ना। चलिए तो ये अब यह होगा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय दी, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट का ऑडिटर। सर उसके लिए क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, कह रहा अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इफ ही इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ। तो बोल रहा भाई साहब एक पर्सन जो होगा अगर किसी जगह पे वो अपॉइंटमेंट नहीं होगा उसका ऑडिटर का, कब, जब वह किसी और जगह में क्या कर रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, कहां, जब एक ऑफिसर होगा, जब एक एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होगा, जैसे यहां दोनों होना चाहिए, है ना। क्या होगा, दोनों, जब दोनों किसी भी कंपनी में, ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऑडिटर अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी कंपनी का ऑफिसर है, किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो वो उस कंपनी का कभी भी या किसी भी कंपनी का ऑडिटिंग नहीं कर सकता है, दैट्स द रूल। चलो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल हैव राइट ऑफ एक्सेस एट ऑल टाइम्स टू ऑल द बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी वेदर केप्ट एट द रेट। बोल रहा है कहां रखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में, हेड ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कंपनी के किसी भी ऑफिस में कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट रखा होना होगा और ऑडिटर चाहेगा कि भाई हम उसको एक्सेस करें तो वो कर सकता है, दैट इज एनीवेयर। आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। बात समझ में आया जी सर, वो सवाल यही था कि भाई ऑडिटर चाह रहा है कि भाई उसको कहीं से भी, किसी भी, आपका 3-4 ऑफिस है वहां से आपको क्या करना है, ऑडिटर जो सारे डॉक्यूमेंट सारे का वेरिफिकेशन करना चाह रहा है, वाउचिंग करना चाह रहा है, तो वो आराम से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा ऑडिटर शैल हैव राइट टू रिसीव फॉर ऑडिटिंग अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। भाई साहब ऑडिटिंग कर रहा है तो उसको पैसा चाहिए ना, तो राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन, उसको रिम्यूनरेशन लेने का अधिकार है ना, जब वो किसी कंपनी का ऑडिट करेगा। कमीशन नहीं, रिवॉर्ड नहीं, अवार्ड नहीं, ये तीनों का अधिकार नहीं है, रिम्यूनरेशन लेने का अधिकार है, पारिश्रमिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा व्हेन ऑडिटर डज नॉट हैव एनी रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द ऑडिट ही इशू एन। अच्छा एक बार ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको एकदम ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है when auditor does not have any reservation, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कुछ नहीं पाया, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, को जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दे रही थी ऑडिटर को उसमें उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई, यानी वो फुल्ली सेटिस्फाई हुआ, अंडर द ऑडिट देन ही इशूज एन क्वालिफाइड नहीं, अनक्वालिफाइड ओपिनियन। क्यों, क्योंकि क्वालिफाइड ओपिनियन में भाई साहब प्रॉब्लम होता तब ना, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, यहीं पे क्लीन रिपोर्ट भी लिखा हुआ रहता तो भी आपका आंसर सही होता, क्योंकि क्लीन और अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो होता है वो ऐसा ओपिनियन होता है जहां ऑडिटर पूरी तरीके से मैनेजमेंट के सारे इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होता है। ये मैंने बताया है 4 तरह की रिपोर्ट, आप लास्ट क्लास में देख लीजिएगा। चलिए
अब क्या क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन अ सिचुएशन वेयर द नाइदर द अनक्वालिफाइड नॉर एडवर्स ओपिनियन इज एप्रोप्रिएट द ऑडिटर गिव्स। अरे भाई साहब ना ही वो ये क्लीन रिपोर्ट में आया है ना ही डिस्क्लेमर, तो आया क्या होगा क्वालिफाइड ओपिनियन में। मतलब ये इसमें क्या है ना थोड़ा बहुत गलती होगा रूल्स रेगुलेशन में, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाता है, इसको क्वालिफाइड ओपिनियन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है ऑडिटर रिपोर्ट इज एड्रेस्ड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड इज कंसीडर्ड एट डैश ऑफ द कंपनी। भाई साहब इसको क्या बोलते हैं जी बताओ तो। और क्या बोल रहा है, ऑडिटर रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को संबोधित की जाती है और कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग पर विचार किया जाता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, ऑडिट रिपोर्ट जो कहाँ है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ये दिया जाता है। ये बाद में ये होता है, लेकिन क्या एडिशनल में मेनली एनुअल जनरल मीटिंग में ये काम होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 चलें जी सर। कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिलाइज ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर ही और सी शुड। क्या करना चाहिए बताओ। कह रहा है जब एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य पर निर्भर होता है तो उसे यह करना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर पर डिपेंडेंट रहेगा तो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा इंटरनल ऑडिटर्स वर्क को, ये बिल्कुल बात सही है। एग्जामिन करेगा सिस्टम ऑफ सुपरवाइजिंग रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर को, ये भी बात बिल्कुल सही है। और एडेक्वेसी ऑफ रिलेटेड ऑडिट प्रोग्राम, ये तीनों को चेक करेगा, यानी कि डी होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये बात सिंपल बोला भाई साहब, इंटरनल ऑडिटर होते हैं ना जी, तो उसी पे अगर तुम बेस हो एक्सटर्नल ऑडिटर, तो भाई इंटरनल ऑडिटर जो काम किया उसको चेक करेगा ही ना, तो ये तीनों काम इंटरनल ऑडिटर करके रखा है उसको चेक कर लेगा, बात खत्म। आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। तो दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो काम किया जाता है उसको बोला जाता है एंट्रिंग ऑडिट, है ना। चलिए तो इंटरनल ऑडिट नहीं, फाइनल ऑडिट नहीं और कंटीन्यूअस ऑडिट नहीं। चलिए उसके बाद है वॉचिंग। कहता है वॉचिंग क्या है, वॉचिंग एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, इसको बोलते हैं क्या वॉचिंग। इंस्पेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स का नहीं, जांच पता नहीं, सरप्राइजिंग भी नहीं, और एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट, एसेट का वेरिएशन भाई साहब उसको वेरिफिकेशन कहा जाता है। तो एग्जामिनिंग द वाउचर्स, इसको चेक करना कि भाई ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। वेरिफिकेशन किसको बोलते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसको बोला जाता है क्या आपको वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है ऑडिटर्स को, वाउचर्स के लिए ये वेरिफिकेशन नहीं, वाउचिंग होता है, जर्नल लेजर के लिए ये नहीं और ये भी नहीं, तो आपका क्या सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर कंपनी। तो कौन है जो अपॉइंट किया जाता है किसका, तो पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं, कभी नहीं हो सकते हैं ऑडिटर। अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कभी ऑडिटर नहीं हो सकता। मिस्टर वाई हो 500 रुपए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, 1 रुपया भी अगर कंपनी का लेके रखा है तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकते हो। मिस्टर जेड द होल्डर ऑफ सीए सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट जिसके पास है वो बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 में आते हैं। कह रहा था रिपोर्ट बिसाइड्स द अदर थिंग्स नेसेसरी इन एनी पर्टिकुलर केस मस्ट एक्सप्रेसली स्टेट वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द डैश फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो उसको क्या कहते हैं सर, अगर कोई प्रॉफिट, इसको तो प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलेंगे ना, है ना। बोल रहा है कि रिपोर्ट other things decide in a particular case must expressly state whether the profit or loss account gives सही या गलत ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है फाइनेंशियल ईयर का या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो वो तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस बताता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो आंसर इज सी, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए जी, तो ये हो गई कहानी खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।